गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार पुनः आर के केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैलार रेज एंड डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी है। अब प्रश्न ये उठता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये एटम में किस जगह रहते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट मॉडल अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कहानी के माध्यम से बताया। तो चलिए शुरू करते हैं, वो कहानी क्या है। तो आज हम लोग का लेक्चर्स होगा एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल मतलब एटम देखने में कैसा है, गोल है, लंबा है, काला है, गोरा है, इसी में पढ़ेंगे। अब एटॉमिक मॉडल को सबसे पहले डिफाइन करने का काम जाता है सर जे जे थॉमसन, ठीक, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो पहला मॉडल है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल। सेकेंड मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल। थर्ड मॉडल है समरफील्ड मॉडल। और चौथा मॉडल है आपका बोहर मॉडल, बोर्स मॉडल। ये चार मॉडल पढ़ने हैं, तो चलिए इनको स्टेप वाइज पढ़ते हैं। ये दोनों मॉडल, पहला और दूसरा मॉडल तो हम पहले पढ़ेंगे। हम जो भी पढ़ा रहे हैं आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं। उन दोनों मॉडल्स को मैं बाद में पढ़ता हूँ, उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा क्यों ऐसा होगा। तो चलिए थॉमसन मॉडल देख लिया जाता है। थॉमसन मॉडल क्या है? थॉमसन मॉडल, थॉमसन ने पहला सक्सेसफुल प्रयास किया किसी भी एटम को बताने का काम किया। इन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, और एटम का अधिकतर भाग, ये आप समझिए कि ये जो स्फेरिकल पोर्शन है ये आपका एटम है। इसी में क्या है, निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल धसे रहते हैं, और जिसमें धसे रहते हैं वह पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है, चार्ज, जिसे आप प्रोटॉन कह सकते हैं। और ये इसी पॉजिटिव पार्ट में धसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव पार्टिकल कहा गया या इलेक्ट्रॉन कहा गया। इस मॉडल को वाटरमेलोन मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझिए। जैसे तरबूज में क्या होता है, तरबूज के लाल हिस्से में काले काले बीज धसे रहते हैं। उन काले बीज को आप इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, और उस लाल हिस्से को आप पॉजिटिव पार्ट या प्रोटॉन आप समझ के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। इसे वाटरमेलोन मॉडल भी कहा जाता है, या इसे प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पडिंग मॉडल क्यों कहते हैं? जैसे बर्थडे केक होता है तो उसमें देखिए उसे डेकोरेट करने के लिए ऊपर से चेरी मिला दिया जाता है। तो जो चेरी है, प्लम, उसे आप प्लम बोल सकते हैं, उसे पडिंग कर दिया जाता है, माने उसमें धसा दिया जाता है। इसे प्लम पडिंग या रेजिन पडिंग मॉडल भी कहते हैं। रेजिन पडिंग मॉडल भी है, जैसे सूखा हलवा बनाया जाता है तो उसमें से ऊपर से कुछ चेरी मिला दीजिए या कोई ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए, तो वो आपका रेजिन पडिंग मॉडल भी उसी आधार पे हो सकता है। तो इनका कॉन्सेप्ट यही था कि जो पॉजिटिव पोर्शन है और निगेटिव पोर्शन होता है वो किसी भी एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये थॉमसन का वाटरमेलोन मॉडल है। अब लेकिन ये मॉडल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। बस केवल इस मॉडल के सक्सेसफुल का एक पॉइंट था कि इन्होंने कहा निगेटिव और पॉजिटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इस कारण से जो पूरा एटम है वो न्यूट्रल है। बस एक सक्सेसफुल प्रयास इनका यही रहा, इन्होंने बता दिया कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है इस आधार पर। बट इनकी ड्रॉबैक्स भी हैं। इनकी ड्रॉबैक्स क्या है? इन्होंने कहा कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी भी बॉडी का जो उसका एक सेंटर होता है जहां उसका मास सेंटर्ड होता है। तो एक तो इनकी ड्रॉबैक्स ये हो गया। उसके बाद इन्होंने और भी कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे जो एटम होता है, देखा जाए पॉजिटिव नेगेटिव सब घुले मिले रहेंगे तो एटम में स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी। भाई पॉजिटिव नेगेटिव पास पास है तो जाहिर सी बात है उनके बीच इंटरेक्शन होगा। भाई नेचुरली क्या होगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो आई थिंक एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए। तो ये बस केवल इनका एक ही चीज को डिफाइन कर पाए कि द एटम इज द न्यूट्रल on the basis of that the electron and proton are uniformly distributed.
but there are some drawbacks. According to him, all the masses of the electron and proton distributed on whole the atom, and atom are stable, but according to this concept it cannot be defined. ओके, तो ये रहा आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब सेकेंड मॉडल हम लोग पढ़ लेते हैं, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब ये मॉडल वास्तव में जब थॉमसन मॉडल फेल हो गया तो ये मॉडल आया कुछ चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देने से पहले या समझने से पहले रदरफोर्ड ने किया क्या था उसको हम समझ लें। इन्होंने क्या किया, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए। ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या जरा इसको समझ लीजिए। इन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, रेडियम या पोलोनियम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका सोर्स हो गया, जहां से अल्फा रेज निकलेंगी, अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स। यहां पर इन्होंने लेड के स्लिट लगा दिए जिससे रेज इधर उधर ना जाए, सीधे की सीधे जाए। और उसके बाद यहाँ रास्ते में इन्होंने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉयल ले लिया, थिन गोल्ड फॉयल। और किनारे किनारे इन्होंने क्या किया, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा के एक स्क्रीन लगा दी है। फ्लोरोसेंट मटेरियल इसमें लगा है, स्क्रीन पे लगा है फ्लोरो FLUORESCENT मटेरियल। फिर इन्होंने देखा क्या कि जो यहाँ से अल्फा रेज जा रही थी ये इस गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई, इधर कुछ इधर चले गए, कुछ इधर, कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन हो गया आप कह सकते हैं, ठीक। इसका कंक्लूजन मैं बताता हूं, परंतु उससे पहले ये देख लीजिए ये अल्फा रेज है क्या, आप समझिए। जैसे पोलोनियम 214 एक नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अकरिंग एलिमेंट है। देखिए जैसे जो अल्फा रेज है क्या, जैसे अल्फा रेज आर कंपोज्ड ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स है क्या समझिए आप, हीलियम एटम जानते हैं, अगर इससे मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, -2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं, बाकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन को नॉर्मली तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन को डिस्टर्ब आप कहाँ कर सकते हैं, वो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस में, इसमें नहीं। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो देखिए क्या बचा, 2He4 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब किसी भी एटम में सेम नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इट मींस द एटम गेन 2 पॉजिटिव चार्ज, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल और हीलियम एटम में डिफरेंस क्या है, जो अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि जो हीलियम एटम है वो न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। तो अब इसको कैसे प्राप्त किया गया, इसको आप समझ लीजिए। वास्तव में जो ये पोलोनियम 214 है ये रेडियो एक्टिव है, ठीक। अब ये क्या करेगा, इसमें जो प्रोटॉन होता है भाई, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या करते हैं, उस एलिमेंट को स्टेबिलिटी देने के लिए एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, जिसे आप पॉजिट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन। साथ ही साथ क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो निकल जाता है। इसमें क्या निकल जाता है, एंटी न्यूट्रिनो। अब जरा देखिए, जो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, साथ साथ यहाँ 0 एनोन भी बनेगा जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है जब इस एलिमेंट से बाहर निकलने लगता है पोलोनियम से, तो उसको रास्ते में इलेक्ट्रॉन मिलता है। क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन। तो आप जरा देखिए अब कैसे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो निकलेगा। मैं मान लेता हूं कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे तो 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो रास्ते में देखा जाए इस पोलोनियम के बाहरी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो
उससे क्या करेगा ये, दो पॉजिट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बनाएगा, दो गामा रेज बनाएगा, न्यूट्रल हो गया। अब आप जरा देखिए कहीं ना कहीं उस एटम से, पोलोनियम से दो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन लेके भाग गया, तो जाहिर सी बात है अब उसका जो एटम है भाई, कोई भी एलिमेंट सेम टाइप ऑफ द एटम से मिलकर बना होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि अल्फा बीटा गामा रेज निकालता है तो कैसे निकालेगा, तो जब इसके दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल गए तो जाहिर सी बात है अब जो अल्फा 2He4 था उस पर कितने पॉजिटिव पार्टिकल आ गए, दो पॉजिटिव पार्टिकल आ गए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आया कि कहीं ना कहीं थिन गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद when the alpha rays collides with a thin gold foil, they are deflected in different directions. There are some conclusion of this experiment. First of all, you will take the screenshot of this. इस थिन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, चलिए मैं आगे देखता हूँ। यही मान लीजिए थिन गोल्ड, मैं इसका इतना पोर्शन ले लेता हूँ ये और इसको जूम करके देखता हूँ तो कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब कोई भी मेटल हो या कोई भी मैटर हो, ये लाट ऑफ द एटम से मिलकर बना होता है, तो मैं केवल इससे एक एटम लेता हूँ जूम करके, ये कॉन्सेप्ट को समझिए। तो अब देखा क्या गया, जो इसके ऊपर अल्फा रेज जा रही थी, अल्फा पार्टिकल्स इससे जा रही थी, अधिकतर अल्फा रेज तो पास हो गई, ये रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया। अधिकतर तो ऐसे सब चली गई, स्ट्रेट लाइन में चली गई, और कुछ अल्फा रेज थोड़ा सा अपने रूट से, अपने लाइन से डाइवर्ट हो गई, बहुत कम, इनकी संख्या बहुत कम थी, ये डाइवर्ट हो गई। और बहुत कम, वेरी लेस रेज रिफ्लेक्टेड एज सच, जैसे वो गई बहुत कम रेज जैसे गई वैसे सीधे वापस आ गई। यू कैन से दे आर रिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री। इनकी संख्या क्या थी, 1 ऑफ 20,000, 20,000 में से एक अल्फा रेज अपने रूट से जैसे गई वैसे सीधे आ गई। तो इस ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन है। इन्होंने क्या क्या देखा, एक तो देखा कि मैक्सिमम रेज सीधे चली जा रही हैं, उसके बाद इन्होंने क्या देखा, सम ऑफ रेज आर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, आर मॉडरेट डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, and very few rays return away as they go. Okay, then what is the conclusion of this? इसका conclusion ये निकल के आया, the maximum portion of the atom is hollow because maximum rays go away in straight form. And second concept क्या था, कुछ थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही, it means there are some positive portion present in the center. There are some positive portion present in the center. This portion is called as nucleus, according to Rutherford. और फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट ये था कि very few rays return away. उसका रीजन ये था कि the nucleus is, or the positive portion is concentrated in very few space, means the nucleus are very smaller, ये तो जाके इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था 3 पॉइंट्स में। अब रदरफोर्ड इस ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बाद क्या बताना चाहते हैं उसको समझिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन के बाद हम लोग पढ़ते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है। अब जरा देखिए इन्होंने क्या किया, अब एटम को दो पोर्शन में बांट दिया, समझिएगा। जो फाइनली रिजल्ट आया अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, तो एक तो हो गया आपका सेंट्रल पोर्शन और एक आपका हो गया एम्प्टी स्पेस। रदरफोर्ड ने कहा जो हमारा सेंट्रल पोर्शन है वो न्यूक्लियस है, जो कि बहुत डेंस है, वेरी डेंस पोर्शन है। साथ ही साथ ऑल द मासेज आर सेंट्राइज्ड हियर, मतलब आप कह सकते हैं ऑल द मासेज आर प्रेजेंट हियर।
present here as neutron and proton, मतलब जो एटम का मास है एज ए न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रूप में यही सेंट्राइज्ड है, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा गया। क्या कहा गया? न्यूक्लियॉन्स कहा गया। अब एम्प्टी स्पेस में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से पता ही चला मैक्सिमम पोर्शन एम्प्टी है, उसमें रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व्स करते हैं। मतलब कुल जोड़ जाड़ के अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अगर मैं एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो सेंटर में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा? जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। कहाँ? सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, जिसको इन्होंने ऑर्बिट्स कहा। ऑर्बिट्स, according to Rutherford, there are circular paths where electron revolves. These circular paths are called as orbits. Okay? अब जरा देखिए, फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा? इनका कॉन्सेप्ट क्या था? फिर अब इलेक्ट्रॉन, जाहिर बात है, सेंटर इस न्यूक्लियस के चारों, न्यूक्लियस भी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज पोर्शन है। तो ये अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ एक कोई चीज सेंटर के चारों तरफ घूमती है तो बाहर की तरफ उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, और अंदर की तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल। तो ये अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? इक्वल होता है। फिर रदरफोर्ड के अनुसार ये भी इन्होंने कहा कि एटम क्या है? न्यूट्रल है। एटम इज न्यूट्रल। इट मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। तो ये अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, चूंकि मॉडल क्या बताता है, यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, कैसे रहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही मॉडल में क्लियर होता है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि जो हमारा मॉडल है वो सोलर सिस्टम से मिलता जुलता है, इसलिए इनके मॉडल को सोलर मॉडल ऑफ द एटम भी कहा जाता है। जैसे सोलर सिस्टम में क्या है? सन के चारों ओर सभी प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी घूमते हैं। इसी को सोलर मॉडल ऑफ द एटम कहा गया। परंतु इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब वो ड्रॉबैक्स क्या है, जरा इसको भी समझें। भाई देखिए, ड्रॉबैक्स मतलब कुछ ना कुछ कमियां हैं, रह ही जाती हैं। भाई जैसे कोई मैक्सवेल ने बताया था, मैक्सवेल का लॉ है, इनके अकॉर्डिंग क्या है? कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ घूमता है तो वो लगातार एनर्जी लॉस करता रहता है। तो भाई अब इन्होंने यही बताया रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली है, प्रोटॉन भी पॉजिटिवली है। प्रोटॉन पॉजिटिवली मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल ने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो इस बात को रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड कॉन्सेप्ट। According to Maxwell, when the oppositely charged particle revolves towards any center, then they loses the regular energy, continuous energy, and there is one time when this particle close to the nucleus. At that time, the atom becomes unstable. भाई अगर मैं ये कहूँ कि जैसे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन पहले यहीं घूम रहा था, धीरे धीरे एनर्जी लॉस करते 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 एक समय ऐसा आ जाएगा कि न्यूक्लियस में गिर जाएगा या न्यूक्लियस से मिल जाएगा, और तब क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजन मतलब एटम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और एटम खत्म किया नहीं जा सकता। भाई ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन भी तो कहता है एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो और दूसरी बात, अगर एटम फट जाए, एटम में विस्फोट हो जाए, तो एवरीथिंग आर मेड फ्रॉम द एटम्स, इट मींस सभी एटम फटना शुरू हो जाएंगे, तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। तो कहीं कहीं ये मेजर ड्रॉबैक्स था जो है रदरफोर्ड का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मान भी लिया जाए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर लगातार एनर्जी लॉस कर रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है,
ये इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा, मैं कहता हूं लगातार कंटिन्यूअस अगर एनर्जी लॉस करता हो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एनर्जी लॉस करता हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसके लिए जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, अभी आप शायद स्पेक्ट्रम को नहीं जानते हैं, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वेव्स और ग्रुप ऑफ कलर्स आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम, एक इजी वे में जान लीजिए, बट डिटेल आगे जानेंगे। क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे जो भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है एटम का, मॉलिक्यूल्स का, वो कंटिन्यूअस नहीं प्राप्त होता बल्कि डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। इसको आप आगे पढ़ेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी में भी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट भी नहीं डिफाइन कर पाया, ठीक। और एक बात आप समझिए, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और इसकी एनर्जी के बारे में भी रदरफोर्ड कुछ नहीं बताए। अरे भाई ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस से दूर रहेगा, पास रहेगा, किस ऑर्बिट में रहेगा, इसके बारे में भी रदरफोर्ड जी ने कुछ नहीं बताया। और इन 2-3 कमियों के कारण रदरफोर्ड का मॉडल ठीक ठाक रहा लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रहा। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।